तो हेलो एवरीवन, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जाना था कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इन वीडियो को जो भी अगर आप चाहते हैं कि आपका 10th क्लास का कोर्स आप पूरा कर पाए यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको बेस्ट फैकल्टी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आप इन सारे वीडियोज को देखें, आपको पूरा कोर्स धीमे धीमे यूट्यूब के माध्यम से मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने उभयधर्मी ऑक्साइड देखा था और जाना था कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से ही क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड में हमने दो उदाहरण देखे थे। एक तो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उदाहरण देखा था, साथ में हमने जिंक ऑक्साइड का उदाहरण देखा था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा देखा जाए, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है सामान्यतः क्षारीय होती है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वैसे सामान्यतः जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इनके क्षारीय व्यवहार की यदि हम बात करें तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आप अम्ल से करवाएंगे, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने यहाँ लिख रखा है, जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो उस स्थिति में AlCl3 जो कि एक लवण है और जल का निर्माण होता है। ऐसे ही जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया क्षार से करवाई जाती है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है और इसका जो pH मान है वो 14 होता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आप किससे करवाते हैं? NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो उस स्थिति में सोडियम एल्यूमिनेट अर्थात 2NaAlO2 का निर्माण होता है जो कि एक लवण है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि दोनों ही स्थितियों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से भी और क्षार दोनों से ही क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो ये ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइडों की श्रेणी में आता है। उभयधर्मी ऑक्साइडों की श्रेणी के बाद में हम बात करते हैं कि देखिए, अधिकतर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। धातु ऑक्साइड कब प्राप्त हुए थे? जब हमने धातु की वायु से अभिक्रिया करवाई थी। सबसे पहले पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो वहां पर अपन ने धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रखी है और ये आपके तीसरे पार्ट की शुरुआत थी। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो धातु ऑक्साइड निर्मित होते हैं वो अधिकतर जो है वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और याद रखिएगा, ये जब जल में घुलते हैं तो जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। अर्थात कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे Na2O जिसे हम सोडियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। Na2O किसका नाम है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है, जल का सूत्र होता है H2O, तो सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाने पर आपको क्षार के रूप में NaOH प्राप्त होता है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है K2O, ठीक है ना। ये धातु ऑक्साइड हैं दोनों, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है और साथ में ऑक्सीजन है। तो ये धातु ऑक्साइड है और ये पोटेशियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों की अभिक्रिया जब जल से करवाई तो दोनों ही स्थितियों में, एक स्थिति में तो आपको प्राप्त होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी स्थिति में आपको प्राप्त होता है KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोनों ही क्षार हैं। तो अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और जल में अधिकतर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में
घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं और जल में घुल करके आपको क्षार प्रदान करते हैं। चलिए इसके बाद की अगर हम बात करें सोडियम एवं पोटेशियम धातुओं की, तो सोडियम व पोटेशियम जो धातुएं हैं, पोटेशियम और सोडियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं, अर्थात अत्यंत अभिक्रियाशील धातु हैं। सक्रियता श्रेणी आगे आने वाला टॉपिक है, कुछ समय बाद हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। उसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और फिर जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता ही चला जाएगा। अर्थात सबसे ऊपर जो है वो सबसे अभिक्रियाशील धातु होगी एवं सबसे नीचे जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी। तो आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं और अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। ये इतनी अत्यंत अभिक्रियाशील होती है कि यदि आप इन्हें वायु में खुला छोड़ दें तो वायु में खुला छोड़ देने पर ये साथ के साथ ही आग पकड़ लेती है। अर्थात आप इन्हें वायु में खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये आग पकड़ लेंगी। तो इस आकस्मिक लगने वाली आग को रोकने के लिए एवं वायु से ये अभिक्रिया ना कर पाए, इनका संपर्क ना बने, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है ताकि ये आग से बची रह सकें। ध्यान से देखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इन्हें आग से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है ताकि ये आग से बची रहे। नीचे देखिएगा एक नोट के रूप में मैंने लिखा हुआ है कि सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर व गोल्ड जो है अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। बाकी आपने देखा कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, लेकिन सिल्वर व गोल्ड ऐसी धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो धातुओं की वायु से अभिक्रिया के बाद में अब हम एनोडीकरण की प्रक्रिया समझने वाले हैं कि एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए एनोडीकरण में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि धातुएं वायु से अभिक्रिया करने के बाद में उनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करता है, तो उस स्थिति में उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जो इसे संक्षारण से लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। लेकिन इस ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा किया जा सकता है और अधिक मोटा करके यदि हम इस परत को और अधिक मोटा कर दें तो उस स्थिति में ये लंबे समय तक हम इसे संक्षारण से सुरक्षित रख सकते हैं। संक्षारण का मतलब होता है कि हम इसे नष्ट होने से बचा सकते हैं, इसको खराब होने से हम बचा सकते हैं। तो देखिए हम एनोडीकरण की प्रक्रिया से किस प्रकार एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की जो पतली परत चढ़ी है उसको और अधिक मोटा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एनोडीकरण कहा जाता है। कि ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से स्वतः अभिक्रिया करता है और उसके ऊपर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, लेकिन इस ऑक्साइड की पतली परत को और अधिक मोटा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑक्साइड की जो पतली परत है उसको और मोटा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, एनोडीकरण कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करें कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। जब एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है जो इसे संक्षारण से बचाती है, जो इसे संक्षारण से सुरक्षित रखती है। यदि इस परत को और अधिक मोटा कर दिया जाए तो हम इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। यदि इस परत को हम और अधिक मोटा कर दें किसी प्रक्रिया के द्वारा तो इसे संक्षारण से अधिक और लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। याद रखिएगा एनोडीकरण की प्रक्रिया के लिए आपको एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेनी पड़ेगी और उस साफ वस्तु को, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु आप लेंगे और साफ वस्तु का आप एनोड बनाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेंगे, उसे एनोड बनाएंगे और एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनु H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसका क्या करना पड़ेगा, आपको विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। और विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो इसके परिणाम स्वरूप याद रखिएगा कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। जब आप एनोड की एक साफ वस्तु को एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाएंगे और एनोड बना करके इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब विद्युत अपघटन करेंगे
तो एनोड पर अर्थात धनात्मक सिरे पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी और ये जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी यह एल्यूमिनियम की उस वस्तु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण करेगी, ठीक है ना, जो इसे लंबे समय तक संक्षारण से सुरक्षित रखेंगी। यदि आप चाहें तो इस एल्यूमिनियम की मोटी परत को रंग करके इससे विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जा सकते हैं। आप बना सकते हैं इससे विभिन्न प्रकार के सामान, ठीक है। इसके बाद में अगर हम धातुओं की जल से अभिक्रिया की बात करें तो देखिएगा कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। जब धातुओं ने वायु के साथ अभिक्रिया करी थी तो धातु ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। उसके बाद में हमने एनोडीकरण देख लिया कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की पतली परत बनी थी उसको हम एनोडीकरण की प्रक्रिया के द्वारा और मोटा कर सकते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि धातुओं की यदि जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज हो जाती है वो है हाइड्रोजन गैस। कि धातु ऑक्साइड का निर्माण तो होता ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। अर्थात धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन गैस याद रखनी है, धातु ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और याद रखिएगा जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे, अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे वो जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। देखिए कि जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे। जब हमने धातुओं की वायु से अभिक्रिया करवाई थी तो आपको पता है कि धातु ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि Na2O जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में किसका निर्माण होता है, NaOH का। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके। ऐसे ही मैंने जब पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाई थी तो उस स्थिति में किसका निर्माण हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था। अर्थात ये दोनों ही धातु ऑक्साइड है, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड और K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। सेम यही होने वाला है कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलेंगे वो जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे। जब आप इनको देखते हैं तो ये दोनों भी धातु हाइड्रोक्साइड है। जैसे NaOH, तो NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे वो धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे। नीचे मैंने आपको शब्द समीकरण के रूप में दिखा रखा है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। और साथ में याद रखिएगा कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे वे धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तो ये तो लगेगा, ये तो पता चले गया कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब अलग अलग धातुओं की क्रिया करवाते हैं और अलग अलग धातुओं की क्रिया करवा करके धातु ऑक्साइड, और देखते हैं कि कौन कौन से धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील हैं और जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आइए इनकी अभिक्रिया देखते हैं। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है, याद रखिएगा वही धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इस प्रक्रिया में निर्माण होता है। सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो इस प्रक्रिया में इतनी अधिक मात्रा में जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है कि यहाँ पर उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जो होती है वो तुरंत प्रभाव से प्रज्वलित हो जाती है। कहने का मतलब ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और ऊष्माक्षेपी होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई वो प्रज्वलित हो जाती है। देखिएगा कि यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इस कारण यहाँ जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है ये तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात इसका दहन होना शुरू हो जाता है, ये जलने लग जाती है। देखिए जब हमने सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। साथ में ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इस कारण यहाँ पर ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसे ही सेम पोटेशियम के साथ है कि जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और H2 गैस यहाँ पर निर्मुक्त होती है। साथ में ये प्रक्रिया भी उष्माक्षेपी होती है। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रज्वलित हो जाती है अत्यधिक उष्मा के निकलने के कारण या उष्मा के उत्सर्जन के कारण। ठीक है, इसके बाद में अगली जो रासायनिक अपन अभिक्रिया जो अपन करवाने वाले हैं वो अपन कैल्शियम की देखने वाले हैं कि जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये थोड़ी धीमी गति से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन यह प्रक्रिया उष्माक्षेपी नहीं होती। इसी कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो प्रज्वलित नहीं होती है। याद रखिएगा इस अभिक्रिया में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। उसका कारण है कि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी थी, लेकिन कैल्शियम जो है वो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस अधिक उष्मा उत्सर्जित न होने के कारण प्रज्वलित नहीं होती है। तो इधर देखेंगे कि कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बनने वाला Na2O, वैसे तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनना था Na2O, लेकिन मैंने यहाँ पर NaOH लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि Na2O जो है अर्थात सोडियम ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील है और इसने जल में घुलनशील होकर के या घुल करके किसका निर्माण कर लिया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर जो निर्मित हुआ वो K2O था यानी पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन वो जल में घुलनशील होने के कारण यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, KOH का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ निर्माण हो जाता है। ऐसे ही इस वाली अभिक्रिया में जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई तो बनना कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए था, धातु ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो भी जल के अंदर घुलनशील था, इसी कारण इसने किसका निर्माण कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न हो गई ही। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहाँ पर भी इस प्रक्रिया में उत्सर्जित उष्मा इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है कि वह हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर सके, इसी कारण यहाँ पर उत्पन्न हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती है। इसके बाद में अगर अपन देखें कि यहाँ पर उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस है वो उसके जो बुलबुले हैं वो मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाने के कारण जो मैग्नीशियम धातु है वो जल के अंदर तैरने लग जाती है। ऐसे के ऐसे ही इस वाली जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कैल्शियम वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती है। यही कारण है कि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाने के कारण कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये अभिक्रिया भाप के साथ करती हैं। इस बात को याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करके भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल के साथ करवा रखी है, तो आप बाकी सब में इनकी अगर भौतिक अवस्था देखेंगे तो यहाँ पर भौतिक अवस्था द्रव थी यानी लिक्विड, यहाँ पर भी भौतिक अवस्था द्रव थी और यहाँ पर भी भौतिक अवस्था द्रव थी। लेकिन इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में आप देखेंगे तो जल जो है वो गैसीय अवस्था में है अर्थात भाप के रूप में है। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और याद रखिएगा इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आप देखो कि ये जो दोनों धातु ऑक्साइड है ये जल में घुलनशील नहीं है और जल में घुलनशील नहीं होने के कारण ही यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण नहीं होता। तो Al2O3 जो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम की क्रिया जल से हुई तो उस स्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन की क्रिया जब जल से हुई तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके बाद में एक नोट और मैंने यहाँ लिख रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि लेड,
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऐसे ही जब हमने ऑक्सीजन के में देखा था तो ऑक्सीजन में भी हमने कुछ धातुएं ऐसी देखी थी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।